नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से सीरीज चल रही है हर स्टेट को लेकर, उनके सिलेबस क्या है, उनके सब्जेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन एग्जाम दे सकता है और हर एक सब्जेक्ट का ओवरव्यूज। तो अभी राउंड 1 चल रहा है, फिर सेकेंड वीडियोज, थर्ड वीडियोज, जितने भी उसके क्या बोलते हैं सब्जेक्ट होंगे उन सब के ओवरव्यूज होंगे, ताकि आपको एक वे मिले पढ़ने के साथ में। उसमें एक बैरेक कहाँ लेना है, कहाँ बुक्स लेनी है, उसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। तो हमने कैसे डे डिसाइड किया है कि चलो हम जो है इसको लाते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। मंडे को ये मिलेगा तो रोज के 2 वीडियोस डालने का हमारा टारगेट है, बाकी जैसे समय मिलता है वैसे रह जाता है। और इसके अलावा आपकी जो भी क्वारी वारी होती है तो आप मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं क्लासेस को लेके। 9950574460 नंबर पे, इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी क्लास को लेके, फाउंडेशन बैच को लेके, उसको लेके। चलिए इसी कड़ी में आज हम चलते हैं झारखंड की तरफ। तो आज आपके सामने जो मैं लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ झारखंड जुडिशरी। तो चलते हैं हम लोग झारखंड जुडिशरी की तरफ। हाँ जी, तो हम बात करें झारखंड जुडिशरी की, तो प्रीलिमिनरी एग्जाम में झारखंड में क्या क्या आता है, झारखंड का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। सबसे अच्छी बात पता क्या है, झारखंड का एग्जाम पूरा इंडिया दे सकता है, नंबर 1। नंबर 2, झारखंड जुडिशरी प्री और मेन और इंटरव्यू ओरिएंटेड होता है। तीसरी बात है, झारखंड जुडिशरी के अंदर आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों दे सकते हैं। झारखंड जुडिशरी का जब प्री का पेपर देखेंगे बहुत छोटा पेपर है, लेकिन जब झारखंड और उत्तराखंड की बात होती है, यूपी बिहार की बात होती है, तो जीके जरूरी होता है। इसलिए मैं जितने भी जुडिशरी के स्टूडेंट्स उनसे कहूँगी जीके पढ़ना शुरू करें, क्योंकि नॉर्मल अगर रूटीन रखेंगे तब जीके कर सकते हैं। तो झारखंड जुडिशरी का जो प्री का हमारे पास सिलेबस है उसके अंदर आपके पास क्या क्या था, आइए उस पर हम करते हैं चर्चा। प्री का एग्जाम बहुत छोटा है, इसके अंदर जनरल इंग्लिश आती है, जीके आता है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और लिमिटेशन एक्ट है। देखो कितना छोटा सा सिलेबस है। लॉ तो 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 सब्जेक्ट है प्री के अंदर लॉ के, लेकिन जीके का काफी बड़ा इसका वेटेज और इंग्लिश का है। तो झारखंड निकालना है तो आपको अपना जीके और इंग्लिश को इंप्रूव करना है। बाकी सारे कॉमन सब्जेक्ट है जो आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ते ही हैं। तो बहुत ईजी सिलेबस है इसका झारखंड का। आगे बढ़ते हैं झारखंड मेन एग्जाम। जैसे कि हमने देखा है कि राजस्थान प्रियो मेन सेम आता है, एमपी प्रियो मेन सेम आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे प्री मेन सेम नहीं आता, चेंज हो जाते हैं। ठीक वैसे झारखंड के अंदर मेन में बहुत सारे नए सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाते हैं। वहाँ पे झारखंड के अंदर जो पेपर्स होते हैं हमारे पास वो टोटल 4 पेपर है। 3 पेपर लॉ के होता है, चौथा पेपर जो है इंग्लिश का होता है। तो इसीलिए झारखंड की अपनी कोई लोकल लैंग्वेज नहीं है एग्जाम में, तो पूरा इंडिया दे सकता है। तो पूरा इंडिया आपको तैयार हो जाना चाहिए झारखंड के लिए। झारखंड के लिए बस थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, वो है आपके जीके। इवन तो मेन एग्जाम में जीके भी नहीं आती, सिर्फ प्री में जीके आती है। तो प्री के लिए जीके पढ़नी, मेन में जीके भी नहीं चाहिए। आइए देखते हैं लॉ पेपर 1 में क्या क्या आपके पास आ रहा है। सीपीसी आ रहा है आपके पास, सीआरपीसी आ रहा है आपके पास, इंडियन एविडेंस एक्ट है और लिमिटेशन है। तो 3 तो आपका प्रोसीजर है, चौथा आपका लिमिटेशन है। आप कर सकते हैं, ये प्री प्लस मेन दोनों में है। लॉ सेकेंड पेपर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, इसी का पार्ट होता है एक तरह से, एनआई एक्ट है, आर्बिट्रेशन एक्ट है और टीपी है। तो कॉन्ट्रैक्ट और टीपी आप साथ करते ही हैं। मिला आपके पास एनए लगभग आपको सब जगह है, तो मिले यहाँ पे 2 नए, एक सेल ऑफ गुड्स और एक आर्बिट्रेशन। जैसे कि मैंने कहा सेल ऑफ गुड्स एक्ट बहुत सारी जगह पे आता है, गुजरात में भी आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपके यूपी में भी आता है, बिहार में भी आता है, बहुत सी जगह पे ही आता है। देन चलते हैं हम आगे। पेपर नंबर 3 के अंदर आपका हिंदू लॉ आता है, मुस्लिम लॉ आता है। झारखंड का एक लोकल एक्ट है रेंट कंट्रोल एक्ट, तो छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। हर स्टेट का अपना लोकल एक्ट होता है। अगर आपने एक स्टेट का लोकल एक्ट पढ़ लिया रेंट कंट्रोल, तो लगभग सारे प्रोविजन सेम होते हैं। देन आता आपका एसआरए भी इसमें है और देन जूरिस्प्रूडेंस। मेन के अंदर एक सब्जेक्ट है जो अनवांटेड है, वो है जूरिस्प्रूडेंस। भेजे में नहीं जाता, ना कभी कॉलेज में गया ना जाता है थोड़ा सा अजीब, क्योंकि जितने भी अनकोडिफाइड होते हैं थोड़ी दिक्कत होती है। जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो ये अनकोडिफाइड लॉ है, इक्विटी है, तो थोड़ा सा क्लिस्ट होती है। अब जो किसी लोगों के बहुत फेवरेट होते हैं, जिनके फेवरेट होते हैं उनको दिक्कत ही नहीं, जिनके फेवरेट नहीं होते उनको तो लगता है यार एलएलबी में भी ढंग से पास नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे। चलिए, तो ये झारखंड का मेन एग्जाम का सिलेबस है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो, कोई तो इसमें इशू आने वाला आपके है नहीं। अब चलिए इसी कड़ी में, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक स्टेट का एक क्या बोलते हैं सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगी, तो आज झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दूंगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगभग इंडिया के सारे स्टेट में है,
कोई इक्का दुक्का होगा जाने वाला, सब जगह है, तो ओवरव्यू सबके लिए काम आएगा। चलिए बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये उसी दिन का है जिस दिन आपके पास कौन आया था, इंडियन एविडेंस एक्ट आया, दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, और दोनों का कमेंसमेंट डेट भी सेम टू सेम है। देन आता है आपके पास सिग्नेचर हुए इसके ऊपर 25 अप्रैल को हो गए थे, और कमेंसमेंट हुआ था इसका 1 सितंबर, कमेंसमेंट हुआ इसका 1 सितंबर 1872 को हुआ था। ठीक उसी दिन एविडेंस एक्ट का भी हुआ। एक्ट नंबर इसका 9 है, जबकि एविडेंस एक्ट का एक्ट नंबर 1 है। एक्ट नंबर क्या होता है बताती हूँ मैं आपको। 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उस 12 मंथ में बहुत सारे लॉज बनते हैं, जो नंबरिंग दी जाती है उसको एक्ट नंबर बोलते हैं। जब भी हम कोई कानून पढ़ते हैं सबसे पहले उसके चैप्टर्स देखते हैं 11, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि इसका चैप्टर 10 तक तो एग्जिस्टेंस में, 11 रिपील हो गया। अब ये 11 यहाँ से तो रिपील हो गया, लेकिन क्या करें, लिखा हो तो चैप्टर 11 तक है, तो इस चक्कर में गड़बड़ी हो रही है बेटा। एग्जिस्टेंस में जो सेक्शन है वो 238 है, लेकिन अगर हम 11 को काउंट करते हैं तो 266 है। अब यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। ये तो अच्छा है कि एग्जाम में पूछा नहीं जाता कितने चैप्टर्स हैं और कितने सेक्शंस पूछते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंफ्यूजन रहेगा। क्यों? अगर हम रिपील वाला काउंट नहीं करते तो चैप्टर 7 भी तो रिपील है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन प्री के एग्जाम में अगर सेक्शन पूछते हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा वो 238 होगा। देन इसमें एक शेड्यूल थी, वो भी रिपील हो गई है। एक्सटेंड इसका पूरे इंडिया में 31 अक्टूबर 2019 के बाद अब ये पूरे इंडिया में भी अप्लाई होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग आती है इसकी प्रीलिमिनरी। क्या आती है? प्रीलिमिनरी। क्योंकि जनरली हर एक्ट के अंदर क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चैप्टर 1 नहीं है, तो इसको हमने नाम दे दिया स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग करके इसका टाइटल लगा दिया प्रीलिमिनरी। 1 2 का 2। ठीक वैसे ही जैसे कि आप देखेंगे कि जो सीपीसी है, सीपीसी में भी यही है, वहाँ पर भी प्रीलिमिनरी अलग से दी है, चैप्टर्स में नहीं है, वो भी अलग से दी गई है, वहाँ पर भी अलग से दी गई है। तो इसका प्रीलिमिनरी आपका थोड़ा सा अलग से आता है। देन चैप्टर 1 आता है आपके पास, प्रपोजल की बात करते हैं, उसके लिए 3 चीजें हैं। कम्युनिकेशन करना है आपको, एक्सेप्टेंस करना है एंड रिवोकेशन करना है प्रपोजल का। 3 2 9 3 दिया 9। तो क्या कहा कि हम आपके पास प्रपोजल आते हैं, प्रपोजल को कम्युनिकेट कैसे करेंगे, आप उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, और उसका रिवोकेशन कैसे होगा, उसका मैनर क्या होगा, वो सेक्शन 3 से लेकर 9 तक में दिया हुआ है। देन आता है हमारे पास, जैसे ही हम प्रपोजल आपको देते हैं, प्रपोजल के आगे हम प्रोसीडिंग करते हैं, तो वहीं से हमारे बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? 3 टाइप का होता है, वॉइडेबल, वॉइड एंड वैलिड। तो कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट, सेक्शन 10 से लगा के 30 तक। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने एक नई चीज देखने को मिलती है, और वो नई चीज क्या है, आइए बात करते हैं उस नई चीज के बारे में। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसकी बात करेंगे अपन? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप को देखेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के हैं। पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है हमारे पास वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा हमारे पास आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहला आता है आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आता है आपके पास वॉइड एंड तीसरा आता है आपके पास वॉइडेबल। वही मैं बात करती हूँ टाइप ऑफ अग्रीमेंट की, तो वो 2 तरह के होते हैं। पहला वैलिड अग्रीमेंट और वॉइड अग्रीमेंट। तो ये देखने के बाद आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि वॉइडेबल ओनली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइडेबल ओनली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जबकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड दोनों हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट? एक ही डिफरेंस है कि वॉइड अग्रीमेंट एब इनिशियो वॉइड होता है, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वो वैलिड होता है, समय काल परिस्थितियों के अनुसार क्या हो जाता है, वो वॉइड बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वापस। हाँ जी, तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्टार्टिंग इज अ प्रीलिमिनरी, देन फर्स्ट इज ए कम्युनिकेशन, रिवोकेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल 3 to 9, और देन चैप्टर नंबर 2 कहता है कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड अग्रीमेंट 10 to 30, 10 से 30 है। देन आता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, किसी
जगह पर डिपेंड है ना, इवेंट हैपन होने पर, नॉट हैपन होने पर 31 से 36 कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट वर्ड नया नहीं है, ये यहाँ पर भी है, ये आपको टीपी एक्ट में भी मिलता है सेक्शन नंबर 21 में, ये सीपीसी के ऑर्डर नंबर 46 रूल 2 में भी मिलता है कंटीजेंट डिक्री। तो देखो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंटीजेंट इंटरेस्ट होता है और कंटीजेंट डिक्री होता है, तीन चीजें होती है। कहां से कहां तक है? 31 से लेके 36। देन आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 37 से 67। आप देखेंगे मैंने दिल्ली का वीडियो बनाया, आप देखना मैंने गुजरात का बनाया है। तो जब हमने दिल्ली का वीडियो बनाया है, गुजरात का बनाया है ना, हमने क्या बोलता है राजस्थान का बनाया है, तो इस दौरान जो वीडियोस बने हैं उसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट भी आया, इस दौरान जो वीडियोस बने हैं उसके अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आया, आप देखिएगा। तो जब आप वो वीडियोस देखेंगे तो आप एक चीज नोट करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वहां पे आता है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जब देखेंगे तो वहां पर भी आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर एसआरए बनाया है तो आप देखेंगे एसआरए के अंदर भी आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब भी आप देख रहे हैं कि एसआरए में भी है, आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में भी है, आप देख रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, तो तीनों को आपको मिक्स करना है। और देखो झारखंड वालों आपके पास तो तीनों ही कोर्स में, कॉन्ट्रैक्ट भी आपके कोर्स में है, मेन एग्जाम में एसआरए भी है और मेन एग्जाम में सेल ऑफ गुड्स भी है। तो आपको देखना है कि अच्छा सेल ऑफ गुड्स में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक है, और एसआरए में कहाँ से कहाँ तक है, और हमारे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ है, तो उन तीनों को एक साथ लिख देना चाहिए। देन आता है आपके पास तो आया परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 37 से 67, इसको हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, ठीक है। देन आता है आपके पास क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं अर्ध संविदा 68 से 72 क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा प्यार, एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर सेकंड तरफ से उसको परफॉर्मेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकते हैं। और देन आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर भी है और सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे वहां पर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों जगह पे आया हुआ है 73 से 75। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। देन हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता पार्ट 2 जहाँ पे सबसे पहला सेल ऑफ गुड्स एक्ट 76 से 1 to 3 1930 में यहाँ से रिपील हो गया, क्योंकि अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट का अपना खुद का एक्ट बन गया। तो जब खुद का एक्ट बन गया तो उसको यहाँ पे अब जरूरत नहीं होती, उसको यहाँ से रिपील कर दिया। देन आता नंबर 8 चैप्टर इंडेमनिटी एंड गारंटी 124 से 147 बात करता है, क्षतिपूर्ति की बात करता है, आपके प्रत्याभूति की बात करता है। तो गारंटी शब्द हम लोग अक्सर बैंक में सुनते, क्या गारंटी है, या सामानों को लेके। अब एक देखो ये गारंटी वर्ड जो है हमारा, ये गारंटी शब्द हमें ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी देखने को मिलता है, कंडीशन एंड गारंटी, वारंटी एंड गारंटी, ठीक है। तो ये गारंटी कहीं भी बहुत सी जगह पे काम आती है। जब मैं इंडेमनिटी की बात करती हूँ तो इसमें दो लोग होते हैं, मैंने आपको सामान दिया, जिस हालत में दिया उसी हालत में रिटर्न करें, अगर कुछ हो जाता तो आप जिम्मेदार हैं। लेकिन गारंटी में क्या होता है, 3 लोग होते हैं, 1, 2 और 3, एक प्रिंसिपल डेटर होगा, एक क्रेडिटर होगा और एक सिक्योरिटी होगा जो कि आपकी गारंटी देता है, जो आता है 124 से 147। फिर आता है एक ट्रांजेक्शन होता है बेलमेंट। ये ट्रांजेक्शन हम हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में रोज करते हैं, पर हमें ये नहीं पता इसको बेलमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, आपके घर में शादी है, मैरिज है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इवेंट मैनेजमेंट के पास जाएंगे और उनसे सामान लेंगे कि भैया मेरे घर में शादी 3 दिन के लिए दे दो, शादी कंप्लीट होते मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो जिस पर्पस के लिए हम किसी से कोई सामान लाते हैं और उसके बदले में कंसिडरेशन देते हैं, और जैसे हमारा पर्पस कंप्लीट हो जाता है वो हमें रिटर्न कर देते हैं, इस ट्रांजेक्शन को कहते हैं बेलमेंट। क्या कहते हैं, बेलमेंट। 148 से 181 और देन आता है एजेंसी बना देते हैं हम हमारी 182 से 238। इस एजेंसी को भी हम पढ़ते हैं, कहाँ पे पढ़ते हैं, पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, एजेंसी पढ़ते हैं। तो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, पार्टनरशिप एक्ट में भी है। तो जब भी आप कानून पढ़ने बैठो कुछ ऐसी चीजें अच्छा यहाँ पर भी है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकल के आया, क्योंकि अगला चैप्टर वही है। तो एजेंसी यहाँ पर भी, एजेंसी वहां पर भी है। 182 से 238 और देन आता है आपके पास पार्टनरशिप, वो यहाँ से हट गया है 1932 में। 239 से 266 अब पार्टनरशिप अपने आप में एक सेपरेट एक्ट बन चुका है। तो इस तरह से जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने बैठो सबसे पहले इसका एक सुंदर सा ये डायग्राम बना लेना। फिर आप चैप्टर्स पे उठाना, सब्जेक्ट आपने ले लिया, जैसे स्टार्टिंग ले लिया आपने, स्टार्टिंग तो आप अपने नोट्स पे लिखना, यहाँ पे टाइटल डालना स्टार्टिंग, ठीक है। फिर आप लिखना प्रीलिमिनरी, फिर आप लिखना सेक्शन 1, 2 का 2, फिर उसको डिवाइड करना, यहाँ पे लिखना सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, फिर उसकी जो की पॉइंट है आप यहाँ पे लिखना, फिर सेक्शन नंबर 2 लिखना इंटरप्रिटेशन क्लोज। अब उसके एक एक जो टाइटल है उन टाइटलों को आपको लिखना है, जैसे 2A मैं आपको देती हूँ प्रपोजल,
ठीक है। टू बी आप उसको करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करते बन जाएगा तेरे मेरे बीच में प्रोमिज, एक हो जाएगा प्रोमिजर तो दूसरा प्रोमिजी। अब देना पड़ेगा कंसिडरेशन, कंसिडरेशन देते ही तेरे मेरे बीच में बन जाएगा अग्रीमेंट, आपके और मेरे बीच में बन जाएगा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट में किंतु परंतु लगाई तो लग गया रेसिप्रोकल प्रोमिस। मुझे तेरी शर्तें पसंद नहीं आई तो कैंसिल वॉइड अग्रीमेंट। यदि मुझे आपकी शर्तें पसंद आ गई तो तेरे मेरे बीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है चाहे वॉइड, एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल और दोनों पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड। अब बताओ डेफिनेशन क्लोज याद हो गया, सिर्फ कहानी बना के करना है। सबसे पहले मैं आपको प्रपोजल देती हूँ, आप एक्सेप्ट करते हो प्रोमिस बन जाता है, एक प्रोमिस है दूसरा प्रोमिस हो जाता है, कंसिडरेशन दे दो, कंसिडरेशन देते एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में किंतु परंतु शर्त लगे तो रेसिप्रोकल प्रोमिस है, शर्तें पसंद नहीं आई तो वॉइड हो गया, पसंद आई तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक पार्टी कहते गलत है तो वॉइडेबल हो गया, दोनों पार्टी कहते चलो खत्म करते हैं वॉइड, पूरा हो गया। इसके टाइटल्स लिखने हैं उस पेज पे, देन उसको पढ़ के अपनी भाषा में उसको पॉइंट बनाने हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डायरेक्ट से सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कोई गाइड लानी पड़ेगी। कौन सी गाइड? दुकानदार के पास जाना, उसको बोलना भैया मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए गाइड दे दो, वो आपको दे देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? गाइड लानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास एमसीक्यूज की गाइड होनी चाहिए, ताकि वो एमसीक्यूज की गाइड आपको क्या कर सकती हैं, जैसे पढ़ा हाथों तो एमसीक्यू कर लिए। उसके साथ ही साथ आप जिस भी तैयारी कर रहे हो हर जगह मेन की कोई ना कोई गाइड अवेलेबल है, आप मेन एग्जाम की गाइड ले ले, फिर कॉन्ट्रैक्ट का उसमें पढ़ते जाइए, मेन एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। इसके अलावा सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यहाँ झारखंड जुडिशरी के फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हम 0 से लेकर जेड तक पढ़ाते हैं। हम हमेशा कहते हैं हम पूरा लॉ ढंग से पढ़ाते हैं, प्री मेन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिसिंग लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। 9 महीने का लगभग हमारा कोर्स होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन हम लोग जूम ऐप पर पढ़ाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होता है। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड आपकी कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आप पूरे साल में कभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे हर महीने नया बैच शुरू होता है, नया सब्जेक्ट नया बैच। उसके अलावा भी आपको लगता है मुझे बीच में ज्वाइन करना, आप कर सकते हैं। जहाँ से आप ज्वाइन करेंगे वहीं से आपका बैच स्टार्ट होगा और बाकी का आपके आगे जुड़ता रहेगा। तो क्लास से रिलेटेड, क्लास को ज्वाइन करने से संबंधित, क्लास की फीस से रिलेटेड आपको कोई भी कॉल बात करनी तो मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है जो मैं यहाँ पे वैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, फिर भी आपको मेरा नंबर दे देती हूँ, 9950574460। इस नंबर पे आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, मॉक टेस्ट से रिलेटेड। आज के लिए